हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के अलग अलग पार्ट का क्या मीनिंग है। जब वह ग्राफ स्ट्रेट होता है तब उसका क्या मीनिंग होता है, जब वह हल्का कर्व होता है और कब वह बेंड हो जाता है, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा हम आपसे चर्चा करेंगे कि ग्राफ के आधार पर है तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है, उस रेशियो के आधार पर मटेरियल के प्रकार कितने होते हैं, कुल कितने तरह के मैटर होते हैं। यहाँ इन दोनों चीज़ों की जानकारी आपको देंगे, यह एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आज आप देखिएगा कि इसके आधार पर आपको पता चलेगा कि मैटर को हम कैसे डिवाइडेड करते हैं और कैसे मैटर को समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जहाँ स्ट्रेस लगा रहे हैं और स्ट्रेस को जब रिमूव करते हैं तो जो स्ट्रेन पैदा होता है उसका एक ग्राफ का हम फॉर्म कर रहे हैं चार्ट। मान लीजिए कि इसमें y एक्सिस जो है वह स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है और x एक्सिस स्ट्रेन। तो y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को और x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को। अब किसी मटेरियल को किसी बड़े से रस्सी में इस तरह से लटका दे, किसी रस्सी को हुक में, और यहाँ पर इस पर लोड डालना शुरू करें, ठीक है। इस पर हुक लगा करके हर हुक के साथ एक लोड डालना शुरू करें लगातार, और यहाँ स्केल से हम लोग कैलकुलेट कर लें कि यह कितना स्केल में स्केलिंग बता रहा है कि यह कितना टेंसाइल हो रहा है या कितना नीचे की ओर धंस रहा है। हर बार वेट बढ़ाते हैं और इसका जो स्केलिंग में जो शिफ्टिंग होगा, यानी ये इंडिकेटर शिफ्ट करेगा नीचे की ओर, वह कितना शिफ्ट करेगा, हम इसको कैलकुलेट करते हुए एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना है। तो आप देखिएगा कि यह ग्राफ जनरली कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का कुछ दूर बाद जाकर के वह कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद कुछ दूर वह कुछ इस तरह से चलेगा और फिर अंत में यह इस तरह का फॉर्म कर जाएगा। ए, इसको ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग बी मान लें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ए ओ बी, और उसके बाद यहाँ जहाँ से कर्व शुरू हुआ है उसको हम लोग पी मान लेते हैं, ओके। और जब फिर यहाँ से ये चेंज होना शुरू होगा सी डी, ये इस तरह से हम अलग अलग पोजीशन डाल देते हैं ई अंत में। तो ये इतना प्रकार का पोजीशन इसको चेंज होते हुए दिखाई पड़ता है। ओ से पहले ए तक, फिर ए से बी तक, बी से पी तक, पी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक। इस तरह से यह ग्राफ लगातार चेंज होगा। सबसे बड़ा लाइन जो होगा वह किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, और यह स्ट्रेट लाइन ओ से लेकर के ए तक है। यह स्ट्रेट लाइन बताता है कि जो मटेरियल है इस लाइन के बीच में इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा यह तुरंत रिफॉर्म होकर अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। यानी इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रेंज। इस बीच में मटेरियल अपना प्रॉपर्टी बिल्कुल इलास्टिक मटेरियल की तरह शो करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रेंज। यहाँ तक लाने में जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो लगातार बढ़ता जाएगा, और ओ से यानी 0 से लेकर के ए तक जब पहुँचता है वहाँ तक यह पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक की बिहेवियर शो करता है। और यह पॉइंट ए जहां से यह अपना लाइन थोड़ा कर्व करता है, जो स्ट्रेट लाइन था वह अपने स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा चेंज करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यह बनेगा इलास्टिक लिमिट। इस इलास्टिक लिमिट के पहले तक मटेरियल पूरी तरह से इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, जबकि ए के बाद ए से बी तक
यह जो पोजीशन बनता है कि ए से बी पी तक, यह पोजीशन, इस पोजीशन में मटेरियल जो है वह इलास्टिक की तरह बिहेव नहीं करता है, यह बिहेव करता है प्लास्टिक की तरह। यह अपना डिफॉर्मिंग जब हो जाता है इसका, तो यह रिफॉर्म होने का रेट काफी स्लो करता है और यह लगभग अपने साइज को इंक्रीज कर देता है, फिर वह वापस अपने साइज पर नहीं आ पाता है और यहां से यहां तक में वह अपना कुछ ना कुछ साइज चेंज कर देता है। यहां से यहां तक लाने में वापस उसी साइज पर चलाएगा जिस साइज पर वह था, लेकिन ए से पी तक जब जाइएगा, यानी थोड़ा सा इस पर और वेट बढ़ाइएगा या थोड़ा इसको और इनलार्ज कीजिएगा किसी भी इलास्टिक मटेरियल को, उसके बाद क्या होता है, वह अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी खो देती है और थोड़ी सी प्लास्टिक प्रॉपर्टी गेन कर लेती है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर जाकर के प्लास्टिक प्रॉपर्टी गेन करने लगती है उस पॉइंट को कहते हैं YIELD पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बियॉन्ड मटेरियल पूरी तरह से प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है, यानी एंड पॉइंट जो इलास्टिक लिमिट है वहां से एंड पॉइंट तक में यह थोड़ा सा रिगेन भी करता है, थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव भी करता है, यानी यह दोनों काम करता है। लेकिन जैसे एंड पॉइंट के पास पहुंचते हैं यानी P to C, यह पूरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, यानी अब यह अपना से वापस रिगेन नहीं कर सकता है। इसका शेप जो है जैसा है वैसा ही रह जाएगा, वह इन इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। और फिर सी से जरा सा और आगे बढ़िएगा, वह थोड़ा सा इनलार्ज होता चला जाएगा, रिगेन तो नहीं करेगा लेकिन इनलार्ज होता चला जाएगा डी तक। उसके बाद डी के बाद जो ही उस पर थोड़ा सा और फोर्स लगाइएगा या और वेट लगाइएगा, इलास्टिक मटेरियल जो मटेरियल था वह टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी कारण इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, वह स्ट्रेस जिसके कारण इलास्टिक मटेरियल अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ लेता है, यानी आप किसी रबर को, इलास्टिक रबर को खींचिए, खींचते हुए एक समय तक खींचिएगा, छोड़िएगा, वापस अपने गेम पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन थोड़ा और ज्यादा खींच करके छोड़िएगा, देखिएगा कि यह वापस तो आया है लेकिन अब वह उस साइज में नहीं है जिस साइज में वह पहले था, यानी कि ए तक खींचने पर जो उसका ओरिजिनल साइज था वापस उसी साइज पे आएगा। लेकिन जैसे उससे ज्यादा लगा दिए फोर्स तो वह ए टू पी पहुंच गया है, तो यह मान लीजिए शुरुआत में था 0.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर या सॉरी 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर का था, तो ए तक में जितने बार छोड़िएगा वापस आएगा तो वह 50 सेंटीमीटर का ही होगा। लेकिन जैसे ए से बी तक ले जाइएगा इसको, तब 50 सेंटीमीटर का तो था लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, 55 या 60 सेंटीमीटर का नजर आएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन बी से सी के बाद इसको और थोड़ा लगा दीजिएगा तो वापस वो रिगेन करेगा ही नहीं, वह उसी तरह से फैला हुआ रहेगा, जितना उसको खींच दिए है उतना दूर पर ही अटका रहेगा, उसे वापस रिगेन करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाता है। और वह इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रेंज। एंड पॉइंट के बाद वह प्लास्टिक रेंज की तरह बिहेव करने लगता है। अब उसके बाद उसको और खींचिएगा तो प्लास्टिक ही रहेगा लेकिन और थोड़ा इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन डी पॉइंट के बाद जैसे इसको और खींचिएगा यह अब टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा और किसी वक्त टूट सकता है। तो ये इस ग्राफ के आधार पर हम यही बता रहे हैं कि इलास्टिक मटेरियल का बिहेवियर किस तरह से वेरी करता है, और इसी तरह के इलास्टिक मटेरियल के प्रॉपर्टी के वेरी के आधार पर हम मटेरियल को भी 3 भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, उस 3 भाग के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।